गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। क्लियर? ये क्या है आपका इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और इसी को 1D बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपने 1D बॉक्स पढ़ा होगा ना। वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल बॉक्स या 1D बॉक्स इसको बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। कंसिडर कंसिडर a beam of particles of mass m। यहाँ पे बीम मतलब यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल है, यहाँ पे बीम रहे। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m confined to move inside an infinitely infinitely deep। अच्छा देखो, एक एक चीज है ना, ये जो इनफाइनाइट स्क्वायर वाले ना, इसमें आपके दो होंगे। ठीक है, अ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। इसमें ना आपके दो टाइप का होगा। ये पहला होगा एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल, और दूसरा होगा आपका सिमेट्रिक स्क्वायर वेल। जो पहला केस ले रहे हैं ना ए, वो मैं ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डीप एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल which is defined which is defined as v of x is equal to plus infinity when x is less than 0, 0 x greater than equal to a, एंड फिर से इंफिनिटी x ग्रेटर देन। तो ये कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। ये x एक्सिस हो गई तुम्हारी, यहाँ 0 मान लो, यहाँ a मान लो, और ये आपका vx वाली डायरेक्शन हो गई। तो ये आपका vx है, इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, और इसके अंदर एक तुम्हारा कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। क्लियर है? अब इस पार्टिकल की डायनेमिक्स पढ़नी है, क्या करेंगे? जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वेव फंक्शन निकालेंगे और एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्लासिकली और फिर क्वांटम मैकेनिकली। क्लासिकली द पार्टिकल remains
confined inside the well. ऐसा ऐसा है ना जैसे कुएं के अंदर बंद हो गया हो, ठीक है, इनसाइड द वेल। और वेल कैसी है, वो स्क्वायर वेल है, स्क्वायर शेप में। मूविंग एट अ कांस्टेंट मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे मास m लिख लेना, एंड एनर्जी E, ठीक है। तो मोमेंटम कितना होगा, प्लस माइनस √2 m, क्योंकि ये इधर भी मूव कर सकता है पार्टिकल और इधर भी मूव कर सकता है। तो इधर जाएगा तो +2 m, इधर आएगा तो -2 m, ठीक है। मोमेंटम बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ repeated repeated reflection, as a result of repeated reflection from the walls of the well, ठीक है। तो इधर उधर मूव करता रहेगा और मोमेंटम कितना होगा, देखो इधर जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर इधर आएगा, यहाँ आएगा, फिर इधर से टकरा के इधर आएगा, ठीक है। अब देखो, क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकली the particle dynamics is governed by Schrodinger equation. This particle this particle will have only बाउंड सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा जो पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा ना तो सॉल्यूशन बाउंड आएंगे, ठीक है। एंड बताया था ना पहले, जब जब फ्री पार्टिकल का केस कराया था, उसमें देखना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड डिस्क्रीट डिस्क्रीट नॉन डीजेनरेट डिस्क्रीट नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, सिंस v of x is infinite, outside the region 0 less than a, the wave function of the particle, ये a, the wave function the wave function of the particle must be 0 at the boundary। ये इन्फिनिटी है प्लस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ है। तुमको लगता है कोई भी चांस है, एनर्जी जब तक इन्फिनिटी नहीं होगी ये इधर क्रॉस करके नहीं जा सकता, ठीक है। और इन्फिनिटी एनर्जी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आकर रुक जाएगा और टकरा के इधर जाएगा, तो इधर जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो अगर इधर वेव फंक्शन 0 है तो यहाँ भी तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यों, वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है। तो अगर वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इधर का वेव फंक्शन और इधर का बराबर होंगे बाउंड्री पे। तो इधर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन बाउंड्री पे 0 होगा तुम्हारा। अब क्या करेंगे, वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्या होती है, d2 साई बाई डी एक्स टू
प्लस 2me माइनस वी एक्स साई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। वी ऑफ एक्स अंदर, इसके अंदर वी कितना है? 0। वी ऑफ एक्स 0 है, बाहर इनफाइनाइट है। ठीक है, अरे अंदर 0 है, ये देखो, यहाँ देखो, ये लिखवा रखा है 0, अंदर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अंदर पोटेंशियल 0 है तो d2 साई बाई डी एक्स टू प्लस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर को डिफाइन करो, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर d2 साई बाई डी एक्स टू प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन तुमने बहुत बार सोल्व करी। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आ सकते हैं? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखो, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तुम्हारे साइनोसोडल आते हैं। ई की पावर आयोटा के एक साइनोसोडल वेव थी। अगर मैं यहाँ पे साइनोसोडल सॉल्यूशन इसके ले लूं तो क्या होगा? बाउंड्री पे वो जीरो नहीं हो पाएंगे। देखो, अगर मैं साई ऑफ एक्स ले लूं, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, एक्स को जीरो रखो, एक्स को अगर जीरो रखूं तो साई कितना आ गया? ए प्लस बी। ये जीरो है क्या? और अगर एक्स को ए रखूं, ठीक है, तो कितना आ रहा है? ए ई की पावर आयोटा के ए प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के ए। जीरो हो रहा है क्या? तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये एक्सेप्टेबल होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब क्या सॉल्यूशन ले? एक और होते हैं साइनोसोडल सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होते। कौन से होते हैं साइनोसोडल सॉल्यूशन? साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। तो ये तुम्हारा वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आ गया। अब बाउंड्री कंडीशन लगाओ। ठीक है, नाउ के एक्स, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो क्या होगा? साई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0 एंड साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अभी बताया ना, 0 हो जाएगा। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे साई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। रखो, साई कितना है? साई ऑफ एक्स ए साइन के एक्स बी कोस के एक्स। रखो, ए साइन 0 बी कोस 0 इज इक्वल टू 0। साइन 0 0 0, कोस 0 1, तो बी इज इक्वल टू 0। बी 0 आ गया। अब बी 0 आ गया तो क्या बच गया? ए साइन के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ, ये पहली थी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ, साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स की जगह ए रखो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ए साइन के ए इज इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ होता है? साइन एन पाई पे। कंपेयर करोगे, के कितना आ गया? एन पाई। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? एन पाई बाय ए। तो साई ऑफ एक्स कितना हो गया? ए साइन के की जगह क्या रखोगे? एन पाई बाय ए इंटू एक्स। अभी भी एक चीज है जो नहीं पता तुम्हें। एन क्या है तुम्हारा? एन तुम्हारा क्या इंटीजर है? 1 2 3 4। अब देखो क्या हो गया? द- क्या बोलते हैं, ये आ गया तुम्हारा साई। अब यहां से ये जो है के इज इक्वल टू एन पाई बाय ए। के स्क्वायर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। के की जगह क्या लिख सकते हैं? 2me, इसको के एन कर दो, एन पे डिपेंड कर रहा है। ई एन इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई एन कितना आ गया? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। एनर्जी भी आ गई, वेव फंक्शन भी आ गया। यही दो चीज निकालनी होती है। लेकिन अब एक कांस्टेंट रह गया।
ए को और पता करना है। ए तुम्हें पता है, एक्स तुम डालते रहोगे अपने हिसाब से, एन तुम्हें पता है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी एन क्या है, इंटीजर है, स्टेट है। तो एनर्जी कितनी है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m² एंड वेव फंक्शन इज ए साइन एन पाई एक्स बाय ए। क्लियर? द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइज आएगी, एन पे डिपेंड कर रही है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। ओनली सर्टेन वैल्यूज आर परमिटेड। देखो कैसे, एन की 1 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, अब 1.5 पॉसिबल नहीं है, तो 3/2 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2m² नहीं आ सकती वैल्यू। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही आ सकती है, ऐसी नहीं कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। 1.5 नहीं आ सकती, 1.7 नहीं आ सकती, 1.33 नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हारा एक्स लिमिटेड हो गया। डेल्टा एक्स जो है ना, अनसर्टेनिटी कितनी है, ए है। और जब डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी ए है, तो पी में भी अनसर्टेनिटी लिमिटेड हो गई, एच क्रॉस बाय ए। क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स कितना होता है, एच क्रॉस या एच क्रॉस बाय 2 होता है, ठीक है। तो एच क्रॉस बाय ए आ गया। अब मोमेंटम की सर्टेन वैल्यूज पॉसिबल, मोमेंटम की हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, इतनी वैल्यू पॉसिबल है मोमेंटम की। तो इसीलिए एनर्जी की भी मोमेंटम, एनर्जी की भी कुछ सर्टेन वैल्यूज पॉसिबल होंगी, सारी वैल्यूज नहीं पॉसिबल होंगी, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज द स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल which is confined, which is confined in a limited region, in a limited region of space is bound by a limited space limited space the states of a particle which is confined to a limited region of space are bound states, ठीक है। and energy spectrum is discrete, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास में समझाया है मैंने बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। तो अब देखो, क्लासिकली एनर्जी कितनी आती, क्लासिकली तुम्हारी एनर्जी आती ई क्लासिकल, कितनी आती, p² बाय 2m, ये तो आती। अब इसमें तो हर वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो क्लासिकली द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, एन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, e² बाय 2m, विच कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब क्या होगा अगर एन इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा ना, तो तुम्हारा क्वांटम रिजल्ट इसको ही लिमिट कर जाएगा, ठीक है, क्लासिकल को। ये कैसे शो कर सकते हो तुम, देखो, अब तुम जब एनर्जी वैल्यूज बनाओगे, ये मान लो ई एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ये एन इज इक्वल टू 2 के लिए। 1 क्यों लिया, क्योंकि अगर 0 ले लूंगा तो वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0, वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। अब देखो, जो ये डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, ये
ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना वैल्यू है? 3। इसमें वैल्यू कितनी आएगी? 9, 4, 5। इसमें वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 3, 5, 7 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अगले में तुम्हारा 9 आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर en+1 माइनस en करें तो ये 2n+1 आता है। करके देख लेना। ठीक है। और इसके बीच में वो निकालें एरर। कितना आ रहा है बाय en? ये आएगा तुम्हारा 2n+1/n²। तो अगर n को इन्फिनिटी को टेंड होगा तो ये तुम्हारा जो डिफरेंस है ना, en+1 माइनस en/en, ये 0 को टेंड करेगा। ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये जो तुम्हारे वैल्यूज है ना, इनके बीच में जो है ये डिफरेंस है, वो 0 को टेंड कर जाएगा और कंटिन्यूअस रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। अब देखो क्या है। तुम्हारी एनर्जी कितनी थी? en n² π² h×2 m² और साई nx कितना है? a साइन kx या n πx/a। a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू हम निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है? साई डीटो ऑल स्पेस इक्वल टू 1। ठीक है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। ठीक है। ऑल स्पेस मतलब 0 to a, क्योंकि यहीं पे है वे फंक्शन, बाहर तो है नहीं। तो साई स्टार कितना हो जाएगा? ए साइन n πx/a। ए स्टार कर दो। ए साइन n πx/a इज इक्वल टू 1। 0 to a, ए और ए मोड a² sin² n πx/a इंटू dx 1 डायमेंशन में है। ठीक है। इज इक्वल टू 1 मोड a², 0 to a sin² 1 माइनस कोस 2n πx/a/2 इंटू dx इज इक्वल टू 1 मोड a²/2। ये आ जाएगा इसका। अच्छा, इंटीग्रेशन ही कर दो ना। तो कितना आ गया? 1 का आ गया x माइनस कोस का आ गया साइन 2n πx/a 2n π/a 0 to a मोड a²/2। अपर लिमिट रखो a माइनस a रखूंगा तो 2n π a/a कैंसिल हो जाएगा तो sin 2n π होता है 0 माइनस लोअर लिमिट। 0 की जगह 0 रखूंगा 0 sin 0 0। क्या बच गया? a बच गया मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास? इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मोड a²/2 इंटू a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मोड a² कितना आ गया मेरे पास? ये 2 ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, तो 2/a और मोड a आ जाएगा √2/a। तो तुम्हारा साई nx आ गया √2/a साइन n πx/a और एनर्जी आ गई n²π²h×2 ये दोनों चीज याद रखना। क्लियर है? और n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3। ठीक है। अब देखो मान लो n इज इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 यहाँ।
n इज इक्वल टू 3 यहाँ आ रहा है। वेव फंक्शन कितना है तुम्हारा, √2/a साइन n पाई x बाय a। n को अगर 1 रखूं तो साई 1 कितना आ जाएगा, √2/a, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड √2/a होगा, और साइन n को 1 रखा तो पाई x बाय a। x को 0 रखूं, यहाँ 0 है तो 0, और x को a रखूं तो 0, तब भी 0 है, तो यहाँ यहाँ 0। उसके बाद कैसे चलेगा, जैसे साइन वेव चलती है, तो और कहीं बीच में 0 होगा ये, a/2 पर डाल के देखो, तो ये a/2 है, यहाँ डाल के देखो कितना होगा। अगर a/2 डालू, √2/a साइन x है, a/2, तो साइन π/2, साइन π/2 1, तो यहाँ पे मान लो 1 क्या, √2/a, तो यहाँ पे मान लो √2/a, ये वैल्यू √2/a, ऐसे आएगा, मैक्सिमम होगा, और फिर 0। तो ये तुम्हारा क्या है, ये साई 1x है। ऐसे ही अगर साई 2x निकालना हो तो क्या आएगा, √2/a साइन n की जगह 2 पाई x/a, x को 0 रखो, साइन 0 0, और अगर x को a रखूं तो a/a साइन 2 पाई भी 0। अब एक a/2 की वैल्यू रख के देख लो, अगर a/2 रखूं तो साइन a/2, 2 पाई a/2 इंटू ए से ए खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन पाई भी 0। एक काम करो, a/4 रख के देखना, ये आ गया a/4, ये 3a/4, तो रख के अगर देखें तो √2/a साइन 2 पाई a/4 इंटू ए से ए कैंसिल, 2 से 2 साइन π/2 मतलब 1, तो यहाँ आएगा 1 नहीं आएगा, मतलब √2/a आएगा। अगर 3a/4 रखूं इंटू ए, ये आ गया, ए से ए कैंसिल हुआ, तो 3 π/4 -1, तो यहाँ आएगा, तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ आएगा a/2। ठीक है। अगर ऐसे ही जैसे मैंने ये कराया है ना, ऐसे ही तुम साई 3 कैलकुलेट करना, ये तुम्हारा क्या है, ये साई 2 है, ऐसे ही साई 3 कैलकुलेट करोगे ना, कर लेना। ठीक है, ऐसे ही वैल्यूज रख रखे हैं, जैसे मैंने साई 1 करा, साई 2 करा, समझ में तो आ गया ना कैसे करना है। तो ये आएगा तुम्हारा, साई 3 हो जाएगा, ठीक है, ये साई 3 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही कर लेना फिर, नहीं आएगा तो बता देना, मैं बता दूंगा, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे जो है ना तुम्हारा ई एनर्जी कितनी है, n² π² यही एनर्जी। अच्छा अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ हो नहीं पाएगा ना। तो ई एन कितना है तुम्हारा, n² π² यही तो है। और क्लासिकली कितना आता था, p²/2m। अब देखो अगर मोमेंटम 0 हो जाए, हो सकता है अगर वेलोसिटी 0 हो तो, ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो गई, 0। इस केस में n तुम्हारा 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर n 0 नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू n की 1 होगी। क्यों, क्योंकि साई में भी तो n आ रहा है, तुम्हारा वेव फंक्शन ही नहीं बचेगा अगर n 0 हो गया तो। और अगर वेव फंक्शन ही नहीं बचा, अगर वेव फंक्शन ही नहीं है तो पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो ये सारी कहानी खत्म। तो एन मिनिमम एनर्जी कितनी होगी तुम्हारी, E1, कितनी, π²h×²/2ma², इसी को बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। एक्सक्यूज मी, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है,
क्लियर है। अब जीरो पॉइंट एनर्जी आई क्यों? उसी वजह से जैसे मैंने बताया था, क्योंकि क्या है तुम्हारा डेल्टा पी कितना है, एच क्रॉस बाय ए। डेल्टा पी जीरो हो ही नहीं सकता, डेल्टा एक्स क्योंकि ए है, अनसर्टेनिटी है ना। अब देखो पार्टिकल में अनसर्टेनिटी कैसे है, ये इन्फिनिटी यहाँ जीरो, ये जीरो, ये ए। पार्टिकल ना इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ है। ठीक है, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को प्रोबेबिलिस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि पार्टिकल कहाँ है, जीरो से लेकर ए के बीच में कहीं भी है। तो क्लासिकली तो तुम बता सकते थे पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू इस पे है। ठीक है, और अगर तुम्हें पार्टिकल की प्रॉपर पोजीशन पता है तो डेल्टा एक्स कितना है, अनसर्टेनिटी कितनी है, जीरो। और अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में जीरो है तो पी में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हारी एनर्जी कंटिन्यूअस। ठीक है, जीरो एनर्जी आएगी, यहां पे नहीं आ सकती। क्लियर। इसीलिए जीरो पॉइंट एनर्जी आ रही। जीरो पॉइंट एनर्जी आने का रीजन क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। इसका यही रीजन है जीरो पॉइंट एनर्जी का। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी क्यों आती है मैंने ये भी बता दिया। और हर बाउंड स्टेट पोटेंशियल में आएगी मिनिमम एनर्जी। कोई भी बाउंड स्टेट पोटेंशियल उठा के देख लेना। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी आएगी ही आएगी। क्लियर। तो तुम्हारा ये एसिमेट्रिक का केस हो गया। इसके बाद हम सिमेट्रिक का केस देख लेते हैं। ठीक है, उसका तो बहुत छोटा सा है। अगर सिमेट्रिक का केस पसंद समझ में आ गया, ठीक है, तो अब तुम सिमेट्रिक का केस देख लो। सिमेट्रिक तो पता ही है ना, सेकंड केस है तुम्हारा बी वाला, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू। सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू तुमको पता ही है क्या होता है, वी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। वी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है ना सिमेट्रिक का मतलब। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो लिख लो, कंसिडर अ पार्टिकल of mass m and energy E is confined in a symmetric potential well, symmetric potential well, which is defined as v of x is equal to infinity infinity जीरो। अब infinity कहाँ पे है, x लेस देन ए माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, और x ग्रेटर देन प्लस ए बाई टू। तो ये कैसा बना होगा, कुछ कुछ ऐसा बना होगा। ये तुम्हारा जीरो रहा, ये माइनस ए बाई टू, ये प्लस ए बाई टू, इधर इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, इधर जीरो। क्लियर है। जब मैं तुमको फ्री पार्टिकल पढ़ा रहा था या वैसे भी मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि अगर सिमेट्रिक वेव फंक्शन है ना, ठीक है, मतलब तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल है ना, तो जो हैमिल्टोनियन है वो पैरिटी ऑपरेटर के साथ कोम्यूट करेगा। और जब हैमिल्टोनियन पैरिटी ऑपरेटर के साथ कोम्यूट करेगा तो जो तुम्हारा वेव फंक्शन होगा ना, उसके क्या होगा, डेफिनेट पैरिटी आएगी। या तो ई ओड होगी या इवन होगी। ठीक है, तो लिख लो, इन दिस केस, द एनर्जी स्पेक्ट्रम
remains same as that of asymmetric potential well, ठीक है, since the Hamiltonian। अच्छा, इसको ना ऐसा मान सकते हैं जैसे तुमने ना इसको शिफ्ट कर दिया, ये जो था ना पिछले केस वाला 0 to a, तो तुमने क्या करा, a/2 इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 0 से -a/2 पे आ गया, ये +a/2 से -a/2 पे आ गया, तो तुमने इसको हल्का सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। सिंस द हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट, since the Hamiltonian is invariant under spatial translation, ठीक है, and it commutes with parity operator, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द द सिमेट्रिक पोटेंशियल, द सिमेट्रिक पोटेंशियल ऐसा कर लेना, फॉर द सिमेट्रिक पोटेंशियल्स द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन of the bound states, the wave function of the bound states must either be even और odd, तो या तो इवन होंगे या ओड होंगे, ठीक है। द वेव फंक्शन corresponding to corresponding to this potential, this symmetric potential will be given by, will be given by, अब देखो, अभी लिखा रहा हूँ यहाँ पे ना, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, साई ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, साई एन एक्स एसिमेट्रिक के केस में क्या लिखा था, √2/a साइन n πx/a। अब x की जगह क्या लिखना है, x की जगह क्या हो गया अब, x/2, तो n π/a x। अब क्या करा, a/2 को एक्सटेंड कर दिया, अब लिख दो यहाँ पे √2/a साइन n πx/a प्लस a से a कैंसिल, n π/2, ठीक है। तो साइन π/2 कितना हो गया, देखो, जब सिमेट्रिक का केस होगा तो एक बार इवन आएगा एक बार ओड आएगा, तो जब इवन आएगा तो कोस आएगा और ओड आएगा तो साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा √2/a साइन n π/a इंटू एक्स प्लस a/2, तो ये तुम्हारा बन जाएगा a/2 साइन n πx/a प्लस n π/2। अब देखो इसमें दो केस बनेंगे, n तुम्हारा जब 1 होगा तो साइन π/2 मतलब π/2 प्लस थीटा, और जब n2 होगा तो π/थीटा, π/2 प्लस थीटा में चेंज होगा, π/थीटा में चेंज नहीं होगा, तो जब भी 1 आएगा 3, समझ रहे हो ना मैं क्या कह पा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर n को 1 रखूं तो कितना हो जाएगा,
साइन, इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, साइन थीटा प्लस पाई बाय टू। ऐसे ही साइन थीटा, अगर टू रखूं तो पाई, अगर साइन थीटा यहाँ वन रखा था, अगर थ्री रखूं थ्री बाय बाय टू, फाइव रखूं साइन थीटा प्लस फाइव बाय टू। ऐसे ही यहाँ पे रखूं साइन थीटा प्लस टू पाई, साइन थीटा प्लस थ्री पाई, मतलब थ्री पाई नहीं, थ्री तो नहीं आ पाएगा, थ्री पाई बाय टू तो फोर रखूं। एन को टू रखा तो वन आया, एन को फोर रखूंगा तो टू पाई आएगा, एन को सिक्स रखूंगा तो थ्री पाई आएगा, ऐसे ही फोर पाई आएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन थ्री पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कोस थीटा, साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा कोस थीटा। तो जब भी एन ओड होगा तो कोस थीटा आएगा। तो टू बाई ए कोस एन पाई एक्स बाय ए, और ए बाय टू, तो ये हो गया तुम्हारा एन एक्स। ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाय ए, एन कब कब, वन, थ्री, फाइव, सिक्स, नहीं फाइव सेवन सॉरी, और एन टू, फोर, सिक्स, एट। तो समझ में आ गया। अब देखो, जो वेव फंक्शन है उसकी डेफिनेट पैरिटी है, जब एन वन थ्री सेवन है इवन पैरिटी है, और जब एन टू फोर सिक्स है ओड पैरिटी है, क्योंकि कॉस की इवन पैरिटी होती है और साइन की ओड पैरिटी होती है। क्लियर है। तो एक बार जो आपका वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, ये वाला सिमेट्रिक है, ये वाला एंटी सिमेट्रिक है, तो डेफिनेट पैरिटी हो गई। तो ये था तुम्हारा वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसमें हमने सिमेट्रिक का भी केस पढ़ा और जिसमें हमने एंटी सिमेट्रिक का भी केस पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये इनफाइनाइट का केस हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम फाइनाइट का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।